जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 76। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 8 टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। अच्छा, दो चैप्टर हैं हमारे, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 9 है प्लानिंग ऑफ ऑडिट। ये दोनों चैप्टर्स केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो इन दोनों चैप्टर्स में केस स्टडीज़ आपको नहीं मिलेंगी इतनी, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन पास्ट पेपर में आपको मिलेंगे। और रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज का लेक्चर है ये इस चैप्टर का बहुत अहम लेक्चर है। इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि वो बार बार पूछ रहा है। आप जब पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करें, होम असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए गए होम असाइनमेंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो कि आई कैप इस चैप्टर में से बार बार पूछ रहा है। उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना। 8 और 9 इसके बाद फिर हमारा कुछ केस स्टडीज़ के 2-3 चैप्टर्स जो हैं वो कवर करेंगे हम। लेकिन पहले चैप्टर 8 टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में हम क्या सीखा हमने इससे पहले लेक्चर में कि वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो ऑडिटर को एग्री करनी चाहिए इंगेजमेंट लेटर में। इंगेजमेंट लेटर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। किन दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है? ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में। तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स एग्री होनी चाहिए वो हमने स्टडी की। और हमने ये स्टडी किया कि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, वो हर इंगेजमेंट लेटर में लाजमी इंक्लूड होनी चाहिए, और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती हैं। अगर सर्कमस्टेंसेस इस तरह की हो कि उन्हें इंक्लूड करना चाहिए तो हम इंक्लूड करते हैं, वरना उन्हें इंक्लूड नहीं करते। दो हिस्सों में हमने टर्म्स को क्लासिफाई किया था ना, एक वो जो रिक्वायर्ड है शल के साथ जो लाजमी इंक्लूड होंगी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, और दूसरी मे के साथ ही कि हो सकता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में वो मैटर इंक्लूड हो सकता है ना हो। आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज का लेक्चर भी हमारा एंगेजमेंट लेटर या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे ही के गिर्द ही घूमेगा। स्टडी क्या करना हमने? प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। एक कंसेप्ट है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। जैसे कंसेप्ट आपने पहले पढ़ा था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, याद है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है? दो चीजों का नाम क्या? एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करना। तो उसी तरह प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज से मिलता जुलता कंसेप्ट है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट ये क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे ऑडिटर को कि सर आपने जो हमारे साथ टर्म्स एग्री की हैं बराए मेहरबानी इनको चेंज कर लीजिए, टर्म्स को चेंज। क्या एक दफा एंगेजमेंट लेटर में चीजें तय पा गई, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तय पा गए, उनको चेंज किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किन सर्कमस्टेंसेस में किया जा सकता है? और अगर ऑडिटर कहता है मैंने चेंज नहीं करनी टर्म्स, तो क्या होगा? अगर ऑडिटर कहता है अच्छा मैं चेंज करने को तैयार हूं टर्म्स, तो क्या होगा? ये सारी डिस्कशन हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट रिक्वेस्ट टू चेंज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में। इसमें हमने क्या स्टडी करना है? प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। प्री कंडीशन फॉर ऑडिट, नाम से जाहिर है प्री कंडीशन ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्तें जो पहले पूरी होना जरूरी हैं। प्री कंडीशंस ऐसी शर्तें जो पहले पूरी होना जरूरी हैं, अगर होंगी पूरी तो फिर ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो पूरी नहीं हो रही कंडीशंस तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर एक्सेप्ट कर लिया, प्री कंडीशन के बाद अगले स्टेप एक्सेप्ट कर लिया तो क्या करना है? एंगेजमेंट लेटर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी है। फिर अगला स्टेप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री कर ली, क्लाइंट ने कहा चेंज करो तो क्या करना है? अगर हम एग्री करें चेंज करना है तो क्या होगा? चेंज एग्री करते हैं नहीं करना तो क्या होगा? इससे भी अगला स्टेप, एंगेजमेंट लेटर एग्री हो गया, सारा ऑडिट हो गया, रिपोर्ट दे दी, अगले साल फिर हम ऑडिटर अपॉइंट हुए। क्या अगले साल दोबारा एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा या कि पिछले साल वाला भी चल सकता है? टोटल 4 कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर में। एक हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़ लिया था आपने पहले, ठीक है, लेकिन अभी आपको सबका लिंक बता रहा हूं। 4 इस चैप्टर 8 में कितने कंसेप्ट्स हैं?
पहला कंसेप्ट कौन सा? प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। प्री कंडीशन फॉर ऑडिट का मतलब क्या? प्री कंडीशन, कंडीशन शर्तें प्री जो पहले पूरी होना जरूरी है ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। अच्छा, प्री कंडीशन पूरी हो गई, इसके बाद क्या करना है? एंगेजमेंट लेटर एग्री करना है। उसमें उस कंसेप्ट में ये सीखा कि एंगेजमेंट लेटर में कौन कौन सी टर्म्स एग्री होंगी। अच्छा, एंगेजमेंट लेटर एग्री हो गया, अगले स्टेप पे चलें। अब एंगेजमेंट लेटर एग्री होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर ड्यूरिंग ऑडिट क्लाइंट कहे कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रिवाइज कर लो तो क्या करना है? अच्छा, ये भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज हो गई, उसके मुताबिक रिपोर्ट भी दे दी, सब कुछ खत्म हो गया। अगले साल के लिए फिर हम अपॉइंट हो गए, तो लास्ट कंसेप्ट क्या सीखना है इस चैप्टर में कि रीअपॉइंटमेंट के वक्त दोबारा एंगेजमेंट लेटर हमें इशू करना पड़ेगा कि पिछले साल वाला ही चल जाएगा। 4 कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कंसेप्ट इजी है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है, स्टेप बस कंसेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल कि ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है। टेक्निकल चीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे हमने वो लीगल रिक्वायरमेंट में पढ़ा ना, उसमें टेक्निकल चीज होती थी, डेज में रिलेशनशिप्स आ जाते थे उसमें। फिर इसी तरह कोड ऑफ एथिक्स में भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता था, सेशन कौन सी है, सेफगार्ड कौन सी है, उसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तसल्ली से सुनते जाएंगे, समझ आती जाएगी। सबसे पहले आज के लेक्चर में क्या स्टेप स्टडी करने जा रहे हैं? प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। प्री कंडीशन कहता है प्री कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले तो ये बताओ, प्री कंडीशंस में हमें वो कह रहा है 3 चीजें सिखा रहा है। पहली चीज, प्री कंडीशंस है क्या? क्या प्री कंडीशन का मौजूद होना, प्रेजेंट होना जरूरी है? यस, जरूरी है। होगी प्रेजेंट तो आगे करेंगे ना ऑडिट। कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है? कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन? पहले क्या बताएगा हमें वो प्री कंडीशन है क्या, फिर क्या बताएगा कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है, फिर क्या बताएगा अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है। 3 चीजें। कौन कौन सी 3 चीजें प्री कंडीशन में? प्री कंडीशंस क्या है, कैसे इंश्योर किया जाए, एज ऑडिटर हम कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं, और अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या है। अच्छा, इसमें सबसे कंसेप्चुअली सबसे अहम चीज आपको यह बताना चाहिए प्री कंडीशंस है क्या। प्री कंडीशंस है 2 चीजें। पहली चीज, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का एक्सेप्टेबल होना। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना, यह है प्री कंडीशन। दूसरी प्री कंडीशन क्या है? मैनेजमेंट एग्री करे ऑन प्रीमाइज ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। मैनेजमेंट प्रीमाइज पे एग्री करे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो। प्री कंडीशन में 2 चीजें हैं। पहली चीज, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो। दूसरी चीज, मैनेजमेंट एग्री करे किस चीज पे? प्रीमाइज पे। प्री कंडीशन में 2 चीजें कौन कौन सी? पहला, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो। दूसरा, मैनेजमेंट एग्री करे किस पे? प्रीमाइज पे। प्री कंडीशन इज इक्वल टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्ट एंड मैनेजमेंट एग्रीज ऑन प्रीमाइज। अच्छा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का नाम इससे पहले सुना हुआ आपने? क्या है ये? वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कहाँ? चैप्टर 2 में। अच्छा, प्रीमाइज का लफ्ज कभी हमने से पहले पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? ये भी चैप्टर 2 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे। मैनेजमेंट का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना प्रीमाइज है। प्रीमाइज है, ठीक है क्या नहीं? अगर स्टार्ट में ही हमारा एग्रीमेंट होता और मैं आपसे कहता भाई कुछ मेरी जिम्मेदारी है, कुछ अपनी आपकी जिम्मेदारी ले, एग्री करो कि जो होम असाइनमेंट मिलेगी करोगे, जो टेस्ट दिया जाएगा अटेम्प्ट करोगे, अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो सवाल पूछोगे, एग्री करो, अगर डिसएग्रीड तो कोई एडमिशन नहीं, भाग जाओ भाग जाओ। ये है कंसेप्ट जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें सिखा रहा है
कि पहले आपने स्टार्ट में इंश्योर कर रहे हैं प्री कंडीशन प्रेजेंट हो। प्री कंडीशन क्या है? दो चीजें, पहला एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल। मुझे बताइए अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या आपको ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर आपसे ऑडिटर पाकिस्तान में ये कहे, कोई बंदा पाकिस्तान में ये कहे, आप ऑडिटर हैं, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर की हैं इंडियन गैप के मुताबिक, इंडियन रूल्स के मुताबिक, यूएसए के रूल्स के मुताबिक, क्या आपको ऑडिट एक्सेप्ट, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी रीजन स्टैंडर्ड ये बताता है कि दिन में एक दफा ये बात आती है कि हमें क्या, क्लाइंट जो भी कह रहा है हम उसके मुताबिक ऑडिट कर देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हमें ये कहता है हो सकता है क्लाइंट दूसरों को धोखा देने के लिए आपसे ऑडिट करवा रहा हो और आपकी ऑडिट रिपोर्ट तो दूसरों के सामने ले जाके प्रेजेंट कर दे और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, लेकिन हो सकता है डिस्क्लोजर में ये बात ना बताएं कि ये पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक नहीं, किसी और कंट्री के रूल्स के मुताबिक है, क्योंकि पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता तो शायद उसमें गड़बड़ होती, उसमें लॉस होता। इसीलिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का एक्सेप्टेबल होना जरूरी है। और दूसरा, मैनेजमेंट एग्रीज ऑन प्रीमाइस। भाई प्रीमाइस क्यों जरूरी है? इसलिए कि प्रीमाइस का मतलब है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी थी? 3, याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट कहे सर ऑडिट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने कोई नहीं बनानी। मैनेजमेंट कहे किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, रिलेटेड पार्टी पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सेप्ट करना हमें तो कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब आपकी इंफॉर्मेशन सारी फारिग है, हमें तो कोई रिलायबल एविडेंस नहीं मिल सकेगा अगर कंट्रोल्स नहीं है तो बाद में जो डिस्क्लेमर देना है तो भी एक्सेप्ट नहीं करते। मैनेजमेंट कहे सर आप ऑडिट कीजिए, हाँ इंफॉर्मेशन हमने आपको कोई नहीं बतानी, हमने पूछा बैंक अकाउंट्स किधर किधर है, कोई नहीं बताना, इन्वेंट्री किधर पड़ी है, कोई नहीं बताना, ठीक है? क्या ऑडिट हो? अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ना करे, अगर मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट ना करे, अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, खुद सोच के बताइए क्या ऑडिट करना मुमकिन है? नहीं। तो अगर मैनेजमेंट इन चीजों पे एग्री नहीं कर रही, हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। प्री कंडीशन समझ आए? प्री कंडीशन है दो चीजें, एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो और दूसरा मैनेजमेंट एग्री करे प्रीमाइज पे। पहले मेंटली कन्विंस्ड हो तो मुझे बताइए आप एग्री करते हैं ये दोनों चीजें इतनी अहम हैं कि अगर इनमें से एक भी एब्सेंट है तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दोनों चीजें अहम हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दूसरा मैनेजमेंट भी एग्री करे प्रीमाइज पे। ओके हैं आप इन दोनों कंडीशन के साथ? आगे चलते हैं। ये था पार्ट ऑफ प्री कंडीशंस। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या सीखना है? कैसे इंश्योर करेंगे? कहते हैं मसला ही कोई नहीं। अब देखिए प्री कंडीशन दो है ना, तो हमारा बागे जितने भी कंसेप्ट है दो हिस्सों में जाएंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाला अलग और प्रीमाइज वाला अलग। पहला एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। कैसे पता चलेगा हमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है? वही क्राइटेरिया जो मैनेजमेंट ने यूज किया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड करने के लिए, वही क्राइटेरिया हम यूज करेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये इंश्योर करने के लिए। मैनेजमेंट ने याद है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किस क्राइटेरिया के मुताबिक सेलेक्ट किया था? अकड़ पकड़ बम्बे को किया था मैनेजमेंट ने? नहीं किया था। फिर क्या किया था? नेचर ऑफ एंटिटी को सामने रखा था, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखा था, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट है, पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट रिक्वायर करता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए IFRS के मुताबिक बनाई जाए। तो मुझे बताइए पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए जो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा भला? क्योंकि लॉ रिक्वायर करता है, लॉ रिक्वायर करता है, ठीक है। लेकिन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ और भी हो सकता है। जैसे बैंक के पास गए, बैंक ने कहा भाईजान लोन चाहिए आपको, हमने कहा लोन चाहिए, उसने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ, हमने कहा ये रही, उसने कहा नहीं 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 कैश बेसिस के ऊपर लाओ।
हमें कैश से गर्ज है कि आपके पास इतना कैश आएगा कि नहीं कि हमारा इंटरेस्ट पे कर सके, हमारा प्रिंसिपल पे कर सके। हमें आपके प्रॉफिट से गर्ज नहीं है। प्रॉफिट तो एक एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करें, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाता है, ये हमें भी पता है। हमें कैश दिखाएं, नंबर्स में ना हमें लेके जाए। तो कैश बेस, अब इन हालात में एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है? कैश बेसिस। कैश बेसिस। तो जहां पे लीगल रिक्वायरमेंट है वहां पे लीगल रिक्वायरमेंट को सामने रख के डिसाइड होगा। जहां पे लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, तो यहां पे कैफ लेवल पे आपसे सिर्फ रटा लगवा रहा है 4 फैक्टर्स का। सीफेप लेवल पे जाके आपको कोई केस बताएगा और कहेगा देख बताओ जरा इसमें ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। छोटी सी एग्जांपल, एफबीआर को टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी लगेगी। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बनाई हैं। बताइए ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं? नहीं है। शाबाश, यही डिसीजन करना, क्योंकि टैक्स में अब यहां पे पर्पस कुछ और है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो यहां पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी कुछ और है। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल कैसे पता चलेगा? वही क्राइटेरिया जो मैनेजमेंट ने अप्लाई किया था डिसाइड करने के लिए। याद है 4 चीजें, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट। याद है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन कंफर्म है, नहीं याद होगी, कंफर्म है, कंफर्म है, तजुर्बा। हालांकि चैप्टर 2 का कंसेप्ट सिंपल डेफिनेशन, ऐसे ही नहीं बच्चे फेल होते। आई कैप जालिम है, आई कैप जालिम है। तो हाँ हाइब्रिड वालों को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, आपको तो सब कुछ याद है। तो प्री कंडीशंस क्या है समझ आ गई, कैसे इंश्योर करेंगे। अच्छा अब ये चीज समझ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, डिसाइड कर लिया, आगे चलते हैं। प्रीमाइज, ये कैसे इंश्योर करेंगे कि प्रीमाइज प्रेजेंट है कि नहीं? इसका तो बिल्कुल आसान हल। क्या? अच्छा प्रीमाइज था क्या? मैनेजमेंट एग्री करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। कौन सी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा। तो मैनेजमेंट कैसे एग्री करे? मैनेजमेंट से लिखवा लें, मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये प्री कंडीशंस हैं, ऑडिट का स्टार्ट है, एंड नहीं है। एंड इसमें अगर मैनेजमेंट, अगर एंड होता ना तो फिर आपका जवाब ठीक था कि सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखवा ले। एंड होता तो ये जवाब ठीक था, लेकिन ये तो स्टार्ट है। इसमें क्या कसम नहीं उठवा ले, एंगेजमेंट लेटर में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखवा ले। मुझे बताएं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही 3 थी ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन। हम प्री कंडीशन में क्या चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट एग्री करे। तो मैनेजमेंट जब एंगेजमेंट लेटर पे लिख के साइन कर देगी कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, तो ये मैनेजमेंट की तरफ से एग्रीमेंट नहीं हो गया प्रीमाइज पे। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आसान कि मैनेजमेंट से एग्री करवा ले। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ प्री कंडीशंस है 2, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल, और दूसरा प्रीमाइज ऑन विच मैनेजमेंट एग्री करे प्रीमाइज पे। दूसरा कंसेप्ट हम कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है। अगेन 2 हिस्सों में कंसेप्ट जाएगा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे इंश्योर करेंगे एक्सेप्टेबल है, कंसीडरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैसे इंश्योर करेंगे कि मैनेजमेंट प्रीमाइज पे एग्री कर रही है, टू ऑब्टेन एग्रीमेंट। शाबाश, क्लियर? लेकिन एग्जाम में सिर्फ टू ऑब्टेन एग्रीमेंट नहीं लिखना, वो 3 चीजें भी लिखनी है जिन पे एग्रीमेंट लेना है। ये कौन कौन सी 3 चीजें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन। अब तीसरा कंसेप्ट कौन सा? अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? इतना आसान नहीं है कंसेप्ट, रिफ्यूज कर देंगे सिंपल। दोबारा सुन लें, अब हम किस पॉइंट पे हैं? अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है
प्री कंडीशन देखें, अगर तो प्री कंडीशन मौजूद है ना तो हमने क्या करना है, हमने ऑडिट करना है। अगर प्री कंडीशन मौजूद नहीं है तो क्या करना है, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। सुनिए जरा, सुनिए। अब हम तीसरे लेवल पे आ गए। पहला लेवल व्हाट आर प्री कंडीशंस, पढ़ लिया। दूसरा हाउ टू इंश्योर प्री कंडीशन आर प्रेजेंट, पढ़ लिया। तीसरा व्हाट इफ प्री कंडीशंस आर, अगर प्री कंडीशन, अब ये भी आंसर दो हिस्सों में जाएगा क्योंकि प्री कंडीशंस दो है ना, तो कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है, ये भी दो हिस्सों में जाएगा। और अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, ये भी दो हिस्सों में जाए। पहला हिस्सा क्या, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या करना है। दूसरा इफ प्रीमाइज नॉट एग्रीड, इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल तो क्या करना है। अगर प्रीमाइज एग्री नहीं करता क्लाइंट तो क्या करना है। पहले आसान वाला सुन लें। प्रीमाइज एग्री नहीं है, क्लाइंट को कहेंगे भाई भाग जाओ, रिफ्यूज, कोई ऑडिट नहीं कर रहे, भाग जाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने नहीं बनानी तो ऑडिट किस चीज का करेंगे हम, हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करोगे तो ऑडिट कैसे करेंगे हम, कोई ऑडिट नहीं, भाग जाओ। अगर मैनेजमेंट प्रीमाइज पे ना करे, अगर प्रीमाइज पे एग्री किया लेकिन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, आगे चलने से पहले यहां पे रुक जाए। पहले तो हम ये डिस्कस कर लें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कब एक्सेप्टेबल नहीं होता। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कब एक्सेप्टेबल नहीं होता। रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स हमें पता है, क्यों नहीं पता, क्या हमें ये नहीं पता रिलेटेड पार्टी क्या होती है, क्या हमें ये नहीं पता रिलेटेड पार्टी के साथ रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना होता है। तो यही तो है रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, और क्या, और क्या। और आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूं कि बताइए अगर ऑडिटर ऐसी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर ले जो पहले मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की थी तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा क्योंकि मुझे पता है ये आपको आता है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि अगर कोई ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये आता है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट दे, असर्शन इंक्लूड करे कि ऑल ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे इस असर्शन को, ये नहीं पूछ रहा क्योंकि मुझे पता है कि आपको आता है। आपको ये नहीं पूछ रहा कि रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस के कंडीशंस क्या हैं, पहचानने के तरीके क्या हैं, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस नहीं पूछ रहा क्योंकि मुझे पता है कि आपको आता है। ठीक है। और मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिप्रेजेंटेशन कौन सी लेते हैं मैनेजमेंट से, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लिखेंगे, मटीरियलिटी का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है क्योंकि मुझे पता है ये आपको आता है। ये नहीं पूछ रहा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपको पता है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होना जरूरी है, और अगर डिस्क्लोज ना हो तो वो मिस स्टेटमेंट होती है। भाई ये पूछ रहा हूं क्योंकि ये नहीं आपको पता होगा, है ना, है? अच्छा ये चले, ये तो पता, इस कंसेप्ट के लिए यही जरूरी है। भाई ये पता है कि नहीं, सोच के बताइए। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें, इसके लिए रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोज होना जरूरी है कि नहीं? और अगर डिस्क्लोज नहीं किए तो अब गौर से सुन के सोच के जवाब देना है। अगला क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। आपने कहा सर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोज होना जरूरी है, डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट है। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या हो अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन को? हमने पूछा क्यों नहीं डिस्क्लोज किया, उसने कहा सर हमारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ये रिक्वायरमेंट ही नहीं रिलेटेड पार्टी की।
फ्रेमवर्क में है, मिस स्टेटमेंट नहीं होगा। अच्छा मिस स्टेटमेंट नहीं है, मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये धांधली नहीं है, ये धांधला है, ये मिस स्टेटमेंट है, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही की ऐसी की तैसी फ्री हुई है। भाई ऐसा फ्रेमवर्क किस काम का जिसमें इतनी अहम रिक्वायरमेंट ही ना हो, खुद सोचे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में हमारा स्टैंडर्ड है यस 24 जो ये रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स को कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करो। ये एग्जांपल है दुनिया के किसी ऐसे मुल्क की जिसका लीगल सिस्टम बहुत वीक है, जिसका फ्रेमवर्क सिस्टम बहुत वीक है, ये उसकी एग्जांपल है। जिम्बाब्वे, श्रीलंका, तो उसकी एग्जांपल है। क्या एग्जांपल? के रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज। खुद बताइए आप ऐसे फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करेंगे जो रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज ना कर? नहीं, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये होता है जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो। इस एग्जांपल को ध्यान में रखना, जब कभी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल आ जाए ना, फौरन आपके जहन में आ जाए रिलेटेड पार्टी की एग्जांपल। इसको रिलेटेड पार्टी एग्जांपल के साथ लिंक करेंगे तो अगला कंसेप्ट खुलेगा, समझ आएगा, वरना नहीं। भी समझ आ गया? रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल। हम कहेंगे नॉट एक्सेप्टेबल तो क्या करना है? रिफ्यूज। हम रिफ्यूज करने लगे तो वो कहने लगा भाई रिफ्यूज करके जेल तो नहीं जाना आपने। हमने कहा इसका क्या मतलब, जेल क्यों जाएंगे? उसने कहा इसलिए कि ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड बाय लॉ है। अगर लॉ रिक्वायर ना कर रहा होता इस फ्रेमवर्क को, फिर आप रिफ्यूज कर देते, लेकिन लॉ रिक्वायर कर रहा है, रिफ्यूज। भाई जो चीज लॉ रिक्वायर करे वो काम करना ही पड़ता है। नहीं समझ आई? फिर से ऑडिट करने के लिए गए, हमने कहा प्री कंडीशंस हैं, 2 पूरी करेंगे। पहले देखेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, फिर देखेंगे प्रीमाइज मैनेजमेंट एग्री करती है कि नहीं। मैनेजमेंट ने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इंफॉर्मेशन भी देंगे, कंट्रोल्स भी गुड है, लेकिन हमारा फ्रेमवर्क है ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं। हमने कहा बस इधर ही बात खत्म समझो, क्योंकि रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमने ऑडिट नहीं करना। उसने कहा नहीं सर ठहर जाए, जिस तरह आप मजबूर है हम भी मजबूर है। क्या? हमारा लॉ रिक्वायर करता है कि इसी फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। अब याद रखें जब जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है ना, पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में हमेशा याद रखिए, कैफ में भी सीफैब में भी, जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है वो काम हमें करना ही पड़ता है। हमने कहा ठीक है रिक्वायर्ड बाय लॉ है, हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें हैं। यहां पे मैं एक छोटा सा कंसर्न पूछता हूं। लॉ ने कहा रिलेटेड पार्टी रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब पता क्या होता है कि लॉ ने कहा जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर इंक्लूड करना चाहें तो दे सकते हैं। ये ज़हन में रखिए। हमने कहा हमारी 3 शर्तें हैं, फ्रेमवर्क है तो फारिग, लेकिन चलो लॉ रिक्वायर करता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ तुम, हम ऑडिट कर लेंगे। हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त सबसे अहम, पहली शर्त कि तुम एडिशनल डिस्क्लोजर दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किस लिए? टू अवॉइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम बीइंग मिसलीडिंग, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो। वो रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स जो लॉ ने रिक्वायर नहीं की, वो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर लॉ ने रिक्वायर नहीं किया ना, तो हमारे कहने पे दे दो। लॉ ने रिक्वायर नहीं किया लेकिन प्रोहिबिट भी नहीं किया। फर्क समझ ना, टेक्निकल फर्क है। रिक्वायर नहीं किया, प्रोहिबिट भी नहीं किया।
जैसे अनलिस्टेड कंपनी के केस में की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन प्रोहिबिट भी नहीं है। इंक्लूड करना चाहे तो कर सकते हैं। ये समझ आया? नॉट रिक्वायर्ड में और प्रोहिबिट में फर्क है। तो हमने कहा लॉ रिक्वायर नहीं, कोई मसला नहीं, प्रोहिबिट रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर डाल दो। क्यों? ताकि यूजर्स तक सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेफिशिएंसी थी ना, वो पूरी हो जाए, पूरी हो। मैनेजमेंट ने कहा अच्छा पहली शर्त हो गई। फिर दूसरी शर्त, हमने कहा दूसरी शर्त ये है कि ये डिस्क्लोजर बहुत फंडामेंटल है। ये डिस्क्लोजर फंडामेंटल है भाई, फंडामेंटल है, इसकी वजह से हमने ना की थी, इसकी वजह से हम ना करने लगे थे क्या ऑडिट नहीं करना। क्या ये डिस्क्लोजर फंडामेंटल नहीं होगा? अच्छा ये रिलेटेड पार्टी मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है, वरना ये डिस्क्लोजर और भी कोई हो सकते हैं। तो हमने कहा ये डिस्क्लोजर, अच्छा एग्री करते हैं डिस्क्लोजर फंडामेंटल है। हमने कहा हम तो फिर एमसीज ऑफ मैटर भी देंगे इसके ऊपर, रिपोर्ट में फिर लिखेंगे, इस चीज का इफेक्ट रिपोर्ट में लिखेंगे क्या कि डिस्क्लोजर बहुत फंडामेंटल है। हमने कहा एमसीज ऑफ मैटर रिपोर्ट में देंगे, दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त उसने पूछा तीसरी शर्त, हमने कहा रिपोर्ट के अंदर हम लिखे, ये तो लिखेंगे these financial statements have been prepared in accordance with local laws and give a true and fair view, ये वाले लफ्ज नहीं लिखेंगे, not to use true। क्यों? क्यों? क्योंकि ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रहा ही नहीं, ये तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन गया। याद है फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस फ्रेमवर्क? कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आंखें बंद करके लॉ, ये एक तरह से, ये क्या हुआ, एक तरह से कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन गया। हमने कहा ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड नहीं आएगा। उन्होंने कहा फिर से हमने कहा फिर से सुनो, प्री कंडीशन है दो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मैनेजमेंट एग्री करे प्रीमाइज पे। दूसरा, कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, देखेंगे कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल, लीगल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, प्रीमाइज मैनेजमेंट एग्री करती है कि नहीं, इंगेजमेंट लेटर पे साइन करवा लेंगे। क्लियर? अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे? अगर प्रीमाइज नहीं है सिंपल रिफ्यूज, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं। और गौर से सुन ले, यही वो कंसेप्ट है जो आईके बार बार पूछ रहा है, क्योंकि आज को पूरे लेक्चर में आपको यही कंसेप्ट थोड़ा लग रहा होगा कि इसके अंदर पॉइंट्स हैं याद करने वाले। ये अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने इसे एक्सेप्ट नहीं करना, वी शैल रिफ्यूज अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। और रिक्वायर्ड बाय लॉ से कहानी आगे चलती है। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, एक्सेप्ट कर लेंगे तीन शर्तों के साथ। पहले एडिशनल डिस्क्लोजर, दूसरी एमसीज ऑफ मैटर, तीसरा नो ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर बताइए, पहला एडिशनल डिस्क्लोजर, दूसरा एमसीज ऑफ मैटर, तीसरा नो ट्रू एंड फेयर व्यू। नो ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाए तीनों कंडीशंस पे तो क्या करेंगे? और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करती, गौर से सुनिए, मैनेजमेंट ने कहा नहीं देना एडिशनल डिस्क्लोजर, कह सकते हैं ना मैनेजमेंट नहीं देना एडिशनल डिस्क्लोजर, कर लो क्या करना है, कर लो क्या करना है। क्या हम छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं एंगेजमेंट को। क्यों नहीं? रिक्वायर्ड बाय लॉ है, जेल थोड़ी जाना, छोड़ेंगे नहीं। हम वैल्यूएट करेंगे इसका इफेक्ट हमारी रिपोर्ट पे क्या है, और रिपोर्ट पे जो भी इफेक्ट आएगा उसे एंगेजमेंट लेटर में लिख देंगे। एडिशनल डिस्क्लोजर ना देने का क्या इफेक्ट होगा?
मिस स्टेटमेंट है। हम देखेंगे कि हमारे ओपिनियन पे, हमारी रिपोर्ट पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। तो जो भी इफेक्ट आएगा इंगेजमेंट लेटर में लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि हमने असूल पढ़ा हुआ है कि जब कभी रिपोर्ट मॉडिफाई हो एज सून एज पॉसिबल बता दो। और अभी चूंकि एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं हुआ, इस स्टेज पे नहीं हुआ अभी, तो एंगेजमेंट लेटर में लिख देंगे। भी पता चल गया। ये था प्री कंडीशंस का कंसेप्ट। क्या सीखा प्री कंडीशन के कंसेप्ट में? हमने 3 चीजें। पहला, प्री कंडीशन क्या है। दूसरा, कैसे इंश्योर करेंगे। तीसरा, प्री कंडीशन मौजूद नहीं है तो क्या करना है। और प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, ये आंसर 2 हिस्सों में जाएगा। अगर प्रीमाइज प्रेजेंट नहीं है, इजी, नो, सीधा। और अगर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो इट डिपेंड्स। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन तीन शर्तें सबसे अहम हैं। 3 शर्तें सबसे अहम हैं। मेरा भाई बताओ क्या शर्तें हैं आपकी? एडिशनल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट को कहे तुम दोगे एडिशनल डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किस लिए? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना रहे। एडिशनल डिस्क्लोजर दो, मैनेजमेंट से कहा, और हम एम्फेसिस ऑफ मैटर, शाबाश, हम देंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर, हम देंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर। लेकिन एक और इफेक्ट आएगा रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर के साथ साथ, ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड नहीं लिखना, नहीं लिखना, क्योंकि मर्जी तो लॉ की चल रही है, हमारी थोड़ी चल रही है। ट्रू एंड फेयर व्यू तो हमारे पास भी। और अगर मैनेजमेंट इस पे भी इनकार कर दे, अगर ये कंडीशंस मीट ना हो, तो इफेक्ट करें, तो इवैल्यूएट करेंगे रिपोर्ट में क्या इफेक्ट आएगा। और जो भी इफेक्ट आएगा, यानी क्वालिफाइड या एडवर्स जो भी इफेक्ट आएगा, वो उन्हें बता देंगे थ्रू एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर, भाई बात समझ आई? ये था मेन कंसेप्ट हमारा प्री कंडीशन का। प्री कंडीशन पूरी हो गई। अच्छा, प्री कंडीशन का एख्तिताम कहां से हुआ, कहां पे हुआ एख्तिताम? लेटर पे। तो इसका मतलब अब आपने ये चीजें लेटर में लिखनी है। अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या? एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर, उसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दीजिएगा, रिपोर्ट जो देना वो भी लिख दीजिएगा। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दीजिएगा। क्यों मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इसकी वजह से उसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखिए। अब ये मैं लिंक करवा रहा हूं आपको 1 का 2 के साथ। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एंगेजमेंट लेटर तय होना है, उसमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी लिख दें कि ये वाला एक्सेप्टेबल है। उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिख दें ताकि कंफर्म हो जाए प्रीमाइज मौजूद है। और उसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट वगैरह भी अगर है कोई, तो ये भी लास्ट में लिखा हुआ था, वो भी लिख दे। ठीक, लेकिन अब ये चूंकि हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, लास्ट वो चूंकि इससे पहले वाला दिन था, सूली तौर पे मुझे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये अहम था तो मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। मैंने कहा 2 पढ़ा देते हैं, उस दिन स्टूडेंट कम थे। तो 1, फिर इसके बाद नेक्स्ट एंगेजमेंट लेटर हो गया तय। एंगेजमेंट लेटर साइन हो गए, साइन स्टैम्प ठप्पा शप्पा लग गया। अब आगे चलते हैं। एंगेजमेंट लेटर एग्री हो गया। एक चीज एग्री हो गई, चेंज करना चाहिए क्या? हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, सर्कमस्टेंसेस। अब बड़ी ईद की कितनी छुट्टियां हुई? 4 नहीं 5। अब 5 ही अपनी नहीं है। अच्छा, छोटी ईद की कितनी छुट्टियां हुई? 3। खुदा का खौफ करे, 3 छुट्टियां आप करने वाले, उसकी भी 5 नहीं थी। छोटी ईद की, ईद उल फितर की 5 छुट्टियां थी ना यार। चल 4, चलो 4 तो कर लेना, 9 छुट्टियां। मुझे बताइए क्या कोई चीज चेंज हो सकती है? हमने सेशन के स्टार्ट में प्लान किया 31 जुलाई को सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर छोटी ईद की छुट्टियां आ गई, फिर बड़ी ईद की छुट्टियां आ गई। 31 जुलाई 5 अगस्त हो सकती है कि नहीं हो सकती? वे हो सकती है। नहीं, वो अलहदा, मैं नहीं अपने सेशन की बात नहीं कर रहा,
वैसे आपसे पूछ रहे भाई, प्लानिंग की हो, बाद में सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए, रिवाइज हो सकती है कि नहीं हो सकती? भाई हो सकती है। उसी तरह टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज हो सकती है। एक दफा क्लाइंट के साथ एग्री कर लिया, रिवाइज हो सकता है कि नहीं? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज हो सकते हैं कि नहीं? क्लाइंट ने कहा हाँ यू टर्न लिया, कोई कबाहत नहीं है यू टर्न लेने में, यू टर्न में कोई कबाहत है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस चेंज हो तो याद रखिए, और ये जिंदगी का असूल है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होना तो डिसीजन चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा डिसीजन बेस कर रहा होता है कुछ फैक्टर्स पे। जब उन फैक्टर्स में चेंज आ जाए तो डिसीजन चेंज करने में कोई कबाहत नहीं है। तो ऑडिट में भी याद रखे, ऑडिटर कोई भी चीज, रिस्क असेसमेंट भी चेंज कर लेता है, अपनी प्लानिंग भी चेंज कर लेता है, मटीरियलिटी लेवल डिसाइड कर ले वो भी चेंज कर लेता है। एक्सट्रीम केस में एक दफा ऑडिट रिपोर्ट दे दी ना, बाद में सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए वो भी चेंज कर लेता है ऑडिटर, उसकी भी इजाजत है। लेकिन हम फिलहाल इतना आगे नहीं जा रहे, सिंपल एंगेजमेंट लेटर पे रह रहे हैं। क्या एक दफा जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हमने क्लाइंट के साथ एग्री कर लिया, उनमें चेंज आ सकता है कि नहीं? आ सकता, लेकिन याद रखें कुछ सर्कमस्टेंसेस होगी तो आएगा, वरना नहीं। मटीरियलिटी लेवल एक दफा डिसाइड कर लिया, चेंज हो सकता है, लेकिन बिला वजह चेंज नहीं होगा। बिला वजह चेंज करें ना, ऑडिटिंग स्टैंड पकड़ के मारते हैं, वो कहते हैं भाई क्यों चेंज किया? कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे जिनकी वजह से चेंज होगा। तो वो सर्कमस्टेंसेस क्या, वो सुन लें। इसमें कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं 1 नंबर, कुछ हैं 2 नंबर। क्योंकि देखें, क्लाइंट हमसे कहता है, हम बैठे हैं ऑफिस में, क्लाइंट आके कहता सर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर लें, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर लें। हमने कहा क्या करना है? उसने कहा सर पहले आपसे एग्री किया था ऑडिट करेंगे। हमने कहा बिल्कुल एग्री किया था। मैंने कहा इसको चेंज करके रिव्यू कर लें, बताइए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? रीजन पूछेंगे। जो यस कह रहे हैं वो भी गलत है, जो नो कह रहे हैं वो भी गलत है। जो कह रहे हैं सर रीजन पूछेंगे वो ठीक है, क्योंकि रीजन वैलिड भी हो सकती है, इनवैलिड भी हो सकती है। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी, पक्की बात है, पक्का एग्रीड। इन्होंने कहा सर क्लाइंट से रीजन पूछेंगे, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन हुई क्लाइंट की तो चेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। एग्री करते हैं? चलिए, क्लाइंट अब देगा। अब आईफैक ने ना रिसर्च करके हमें रीजन बताई हैं, 3 रीजन जो क्लाइंट हमें बताता होता है। क्लाइंट ने जब कभी ऑडिट से रिव्यू में चेंज करवाना होता है ना, क्लाइंट हमें 3 रीजन बताता है, 3 रीजन। आप जरा सुन लीजिए। अच्छा, मैं ना स्पेसिफिक एग्जांपल यूज कर रहा हूं। क्लाइंट ने कहा ऑडिट से रिव्यू में चेंज कर लो, लेकिन कंसेप्ट जब आप पढ़ेंगे ना वो जनरल वर्ड यूज करता है। व्हेन क्लाइंट रिक्वेस्ट टू चेंज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये जनरल वर्ड है। व्हेन क्लाइंट रिक्वेस्ट टू चेंज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, मैं उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल क्या ले रहा हूं कि क्लाइंट ने कहा ऑडिट से, ये भी तो टर्म्स में चेंज ही है, ये स्पेसिफिक एग्जांपल है, मतलब दोनों का एक ही है। जब कभी क्लाइंट कहेगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर लो, हम क्लाइंट से पूछेंगे क्यों, व्हाई। अब इसमें कुछ रीजन है 1 नंबर, कुछ है 2 नंबर। आपने खुद जज करना है, मैं नहीं बताऊंगा, आपने खुद जज करना है कौन सी रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, कौन सी नहीं है। एग्री करते हैं? तैयार है? रीजन बताऊं? हमने क्लाइंट से पूछा क्यों, अभी 10 दिन पहले तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री किए हैं, क्यों चेंज करें? उसने कहा सर देयर इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस which affect need for service. There is change in circumstances which affect need for audit service. हालात बदल गए हैं, इस वजह से हमें ऑडिट सर्विस की जरूरत नहीं है। हमने कहा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उसने कहा सर हमने लोन लेना था बैंक से, तो बैंक कह रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के लाओ, बैंक कह रहा था फाइनेंशियल में ऑडिट करवा के लाओ।
हमने ऑडिट आपके साथ करवाने का एग्रीमेंट कर लिया। अब हमारा एक शेयर होल्डर है, वो कह रहा है बैंक को छोड़ो, मुझे शेयर इशू कर दो, मैं खरीदने को तैयार हूं। तो बैंक को तो हमने बाय बाय कर दिया, तो जाहिर है बैंक से लोन नहीं लेना, तो ऑडिट की क्या जरूरत है। पहली रीजन, इस रीजन को क्या नाम देते हैं? देयर इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस व्हिच इफेक्ट नीड फॉर सर्विस। दूसरा, या तो क्लाइंट ये रीजन देगा, ये एक दूसरा क्लाइंट भी आ गया, उसने अलग रीजन दी। उसने क्या कहा? उसने कहा सर हमने जो 10 दिन पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री की है चेंज कर दे। हमने कहा क्यों? उसने कहा सर देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। हमने कहा इसका क्या मतलब हुआ? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उसने कहा सर हमें अपने एक परचेज मैनेजर के ऊपर शक था कि वो क्या करता है, वो फेक गुड सीड नोट बनाता है, सामान कोई नहीं आता, उसने सप्लायर के साथ मिलके कोलूजन के जरिए से फ्रॉड करता है कि वो फेक परचेज गुड सीड नोट बना देता है। गुड सीड नोट बनाने के बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला भी साथ मिला हुआ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला एंट्री कर देता है परचेज डेबिट क्रेडिट, और फिर क्रेडिटर को पेमेंट कर दी जाती है, चेक इशू कर दिया जाता है। क्रेडिटर वो सप्लायर, फेक सप्लायर, वो चेक कैश करवा के उसके 3 हिस्से करता है और तीनों में बढ़ जाता है चेक, सप्लायर में, परचेज मैनेजर वाले में और अकाउंट्स वाले में। हमें ये खबर पहुंची, सीईओ कह रहा है, हमने कहा इसके फ्रॉड को पकड़ते हैं, तो हमने आपसे कहा कि अब आप ऑडिट करें। लेकिन ये क्या कि जब हमने आपके साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री की और कहा ऑडिट करें, क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि ऑडिटर फ्रॉड पकड़ता है, लेकिन आपने तो फ्रॉड के ऊपर फोकस करने की बजाय सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फोकस कर दिया। आपने सेल्स को भी चेक करना शुरू कर दिया, एक्सपेंसेस को भी चेक करना शुरू कर दिया, हालांकि हम तो चाह रहे थे आप परचेज का फ्रॉड डिटेक्ट करें। हमने कहा भाईजान जब हम कहते हैं ना ऑडिट, इसका मतलब होता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल होती हैं और इसमें हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं। अगर उसकी ट्रांजैक्शन की अमाउंट हमारे मटेरियलिटी लेवल से कम है ना, वो फ्रॉड हमने कोई नहीं पकड़ना। उसने कहा सर आपके सोचने का अंदाज कुछ हो रहा है, हमारे सोचने का अंदाज कुछ हो रहा है। हम ये सोच रहे थे कि आप ऑडिट में सिर्फ पेबल का एरिया चेक करेंगे और उसकी एक एक फ्रॉड का, एक एक रुपया फ्रॉड का डिटेक्ट करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप एक लेवल से नीचे की ट्रांजैक्शन को चेक ही नहीं करेंगे और वो भी फोकस सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करें। ये तो हम नहीं चाहते थे, हमें तो गलतफहमी हो गई, गलतफहमी हो गई। उसने कहा सर अब आप ऐसा कीजिए, अब आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करके ना ऑडिट से चेंज करके, पहले रिव्यू कहा था पहले वाले केस में, अब चेंज कर। उसने कहा अब ऑडिट की बजाय एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर लें। क्या कर लें? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब होता है जो क्लाइंट कहे वही काम करना। ये नॉन एश्योरेंस सर्विस होती है, ये नॉन एश्योरेंस सर्विस। हमने कहा अच्छा ये 2 एग्जांपल समझ आ गए। पहली सिचुएशन में कब क्लाइंट हमें कहता है कि टर्म्स को चेंज कर लो, जब सर्कमस्टेंस। दूसरा जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तीसरा भी क्लाइंट आया, तीसरे क्लाइंट ने आके हमें कहा सर 10 दिन पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज की, आपके साथ एग्री की थी। हमने कहा की थी, हमारी तो टीम भी पहुंच गई। उसने कहा टीम का ही तो मसला है। हमने कहा टीम का क्या मसला है? अच्छे बंदे भेजे थे आपके पास जो नॉलेजेबल हैं, अच्छा हाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। उसने कहा सर यही तो मसला है, अच्छे बंदे भेजे आपने। वो हमें उसने कहा 100 ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें से उसने 20 का सैंपल कहा हमें के 2। आप यकीन कीजिए 20 में से हमने उसको 18 ट्रांजैक्शन दे दी है, 2 ट्रांजैक्शन नहीं दी। अब वो कहता है बार बार तंग कर रहा है कि वो 2 ट्रांजैक्शन दो। सर देखे 50% पे तो आईकैप भी पास कर देता है ना, हमारे तो 90% परफॉर्मेंस है। 20 में से 18 दे दी, 90% परफॉर्मेंस, तो 10% भूल जाए ना।
10% आप भूल जाएंगे। हाँ, उन्हीं में तो मसला है। अच्छा, उसने कहा अच्छा चले ना बोले, 20 फाइल टिक्कू ऑडिट करना है ना आपने, 20 ट्रांजैक्शन चाहिए ना, ये 2 छोड़े उसकी जगह पे दूसरी 4 देता हूं आपको, ये ले, बताइए एक्सेप्ट कर लेंगे? याद रखे सैंपल एक दफा डिसाइड कर लें, चेंज नहीं करते कभी। हम क्या नहीं हमें वही चाहिए। अच्छा, एक और ऑप्शन आपको देते हैं। ऑडिट में काम होता है ज्यादा, रिव्यू में काम होता है कम। आपसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री थी ना ऑडिट की, उसे चेंज कर ले रिव्यू में, रिव्यू में चेंज कर लें, क्योंकि रिव्यू में काम कम करते हैं ना, तो जाहिर है अगर ऑडिट में 100 में से 20 कर रहे हैं तो रिव्यू में 8-10 ही करेंगे 100 में से। तो चेंज कर ले टर्म्स, और अपने उस टीम मेंबर को भी फोन करके कहें आइंदा हमसे वो 2 वाउचर ना मांगे, आइंदा हमसे वो 2 वाउचर। तीनों सिचुएशन आपके सामने है। पहली सिचुएशन कौन सी थी? चेंज इन सर्कम। दूसरी थी मिसअंडरस्टैंडिंग। जो तीसरी वाली है ये है चेंज रिलेट्स टू इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्लाइंट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा ना, चेंज रिलेट्स टू इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, या कह लें कि स्कोप लिमिटेशन। क्लाइंट असल में स्कोप लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए टर्म्स चेंज कर रहा है। आपको 2 ऑप्शन देता हूं। पहली ऑप्शन, ऑडिट रिपोर्ट ले लें क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ। दूसरी ऑप्शन, रिव्यू रिपोर्ट ले लें अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ। क्या चाहिए? रिव्यू रिपोर्ट दे। क्लाइंट भी यही चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है वो 2 वाउचर ना, असल में 2 वाउचर आपको भी अब थोड़ा क्लिक कर रहा होगा, क्लाइंट हमें दे क्यों नहीं रहा? लगता है कोई गड़बड़ है, कोई फ्रॉड को छुपाने की कोशिश की जा रही है, कोई मिस स्टेटमेंट को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और मिस स्टेटमेंट ना भी हो, स्कोप लिमिटेशन तो कंफर्म है ही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक, 3 रीजन समझ आ गए आपको? अब बताइए इनमें से तीनों में से कौन सी आपको रीजनेबल लग रही? क्या पहली रीजनेबल जस्टिफिकेशन है? दूसरी रीजनेबल जस्टिफिकेशन है जजमेंट के मुताबिक है, तीसरी नहीं है, नहीं है। अब यहां पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? कॉमन सेंस कहते हैं क्लाइंट आपसे आके कहे ना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर लो, आप क्लाइंट से रीजन पूछें, 3 में से कोई एक रीजन या सिचुएशन हो सकती है। अगर तो पहली 2 रीजन है चेंज इन सर्कमस्टेंसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग, तो रिक्वेस्ट रीजनेबल है, आप चेंज को एक्सेप्ट कर लो। और अगर तीसरा केस है तो रिक्वेस्ट रीजनेबल, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करो। अब सुन ले, अगर चेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या करना है? टर्म्स चेंज कर लो। अब जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं किसके मुताबिक? नई टर्म्स के मुताबिक। अब जो रिपोर्ट देनी है किसके मुताबिक? नई टर्म्स के मुताबिक। इस नई रिपोर्ट में पुराने प्रोसीजर का जिक्र होना जरूरी है? नहीं है। यही वो कह रहा है, जब चेंज रीजनेबल हो ऑडिटर चेंज को एक्सेप्ट कर ले, यानी जब ये वाला केस हो चेंज को एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करे तो क्या करे? टर्म्स को रिवाइज करे। अब जो प्रोसीजर्स हैं वो भी रिवाइज टर्म्स के मुताबिक परफॉर्म होंगे। यानी कह रहे हैं अगर फर्स्ट कीजिए आप ऑडिट से रिव्यू पे आते हैं तो आपने टर्म्स को चेंज करना है। रिवाइज अब ऑडिट के नहीं, कौन से प्रोसीजर? रिव्यू के। रिपोर्ट ऑडिट जो आपकी न्यू रिपोर्ट होगी वो शैल नॉट रेफर ओरिजिनल एंगेजमेंट या ओरिजिनल प्रोसीजर को रेफर नहीं। रिपोर्ट में ये नहीं लिखना आपने हम आए तो ऑडिट करने के लिए थे लेकिन रिव्यू करके जा रहे हैं, हम आए तो रीजनेबल एश्योरेंस के लिए थे लिमिटेड एश्योरेंस, ये नहीं करना। यहां पे यही समझा रहा है, आपकी रिपोर्ट ओरिजिनल वाली एंगेजमेंट या ओरिजिनल वाले प्रोसीजर को रेफर नहीं करेगी, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी ना, कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें।
अगर चेंज रीजनेबल नहीं है, यानी ये वाला केस, तो ऑडिटर क्या करे? एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओरिजिनल एंगेजमेंट के मुताबिक कंटिन्यू करेगा। अगर तो क्लाइंट उसे करने देता है तो ठीक, लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि हमारी बात तुमने नहीं मानी, हमने कहा था टर्म्स चेंज कर लो, तुमने नहीं की ना, अब हम तुम्हें भी काम नहीं करने देंगे, तो ये क्या होगी? इफेक्ट मटेरियल के परवेसिव, पूरा एंगेजमेंट नहीं करना। हाँ जी, स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैन, हम एक दफा डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे, अगर नहीं बात बनती फिर भी तो विड्रॉ कर लेंगे, इफ विड्रॉल इज प्रैक्टिकल। अगर विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं है तो अदर मैटर में बता देंगे, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे और अदर मैटर में बता देंगे क्या, क्यों विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं था। यह है दो कंसेप्ट आज के। तीसरा मेरा ख्याल कल कर लेंगे, बाकी ज्यादा हो जाएगा वरना इंगेजमेंट लेटर, लेकिन वो आप रीड करेंगे ना तो समझ आएंगे, आप रीड करके आइएगा। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं आज जो कुछ हमने स्टडी किया। आज हमने दो बड़े कंसेप्ट स्टडी किए। पहला कंसेप्ट हमने ये स्टडी किया, प्री कंडीशन फॉर ऑडिट क्या होती हैं, प्री कंडीशन, और दूसरा अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे टर्म्स को चेंज कर ले तो क्या करना। पहला प्री कंडीशंस क्या है, दो, कौन कौन सी? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल, दूसरा मैनेजमेंट एग्रीज ऑन प्रीमाइस। नेक्स्ट कंसेप्ट, हाउ टू इंश्योर दैट प्री कंडीशन आर प्रेजेंट। पहला एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कैसे इंश्योर करेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। Consider auditor shall determine whether applicable financial reporting framework is acceptable considering nature of entity, nature of financial statement, purpose of financial statement, legal requirements. और premise कैसे इंश्योर करेंगे प्रेजेंट। Auditor shall obtain agreement from management regarding जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर इंटरनल कंट्रोल, फॉर इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्ट, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ये भी दो हिस्सों में जाएगा। अगर रिक्वायर्ड बाय लाया तो फिर तीन, अगर एप्लीकेबल, अगर प्रीमाइस प्रेजेंट नहीं है सिंपली रिफ्यूज कर दें, और अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर एक्सेप्ट नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर यहीं पे सारा ट्विस्ट है, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेगा। तीन, ये एग्जाम में पूछे ही पूछे, तीन कंडीशन। कौन सी तीन कंडीशन? पहला एडिशनल डिस्क्लोजर, दूसरा एमसीक्यू मैटर इंक्लूड करना है, तीसरा के लिखेंगे ऑडिटर फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करते, ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड नहीं लिखेंगे, ये है ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड नहीं लिखेंगे। और अगर मैनेजमेंट इन कंडीशंस को भी पूरा नहीं करते तो फिर देखेंगे इसका रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट है, यानी क्वालिफाइड के एडवर्स, और जो भी इफेक्ट है उस एंगेजमेंट लेटर में लिख देंगे। यह है प्री कंडीशन का कंसेप्ट। फिर हमने क्या सीखा कि एक दफा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो जाए तो ड्यूरिंग ऑडिट मैनेजमेंट हमसे रिक्वेस्ट करे टर्म्स को चेंज करने के लिए तो क्या करना है। सबसे पहले रीजन, क्लाइंट तीन तरह के रीजन दे सकता है, एक सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग, तीसरा इनकम्प्लीट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन यानी स्कोप लिमिटेशन। इनमें से कौन सी दो एक्सेप्टेबल है? पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है? इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाली, स्कोप लिमिट। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या करें? चेंज को एक्सेप्ट कर लें, टर्म्स रिवाइज करें। अब जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो रिवाइज टर्म्स के मुताबिक करने हैं, जो आपकी रिपोर्ट होगी वो रिवाइज टर्म्स के मुताबिक होगी, उसमें ओरिजिनल टर्म्स या ओरिजिनल प्रोसीजर का जिक्र नहीं होगा।
और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो शैल नॉट एक्सेप्ट चेंज, कंटिन्यू ओरिजिनल एंगेजमेंट। अगर क्लाइंट ओरिजिनल एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं करने देता, ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है जिसका इफेक्ट परवेसिव है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो विड्रॉ कर लेंगे इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे और अदर मैटर। शाबाश। अच्छा, अब जल्दी नहीं करनी, यहाँ पे बहुत अहम है, बहुत अहम है। आपने वो सुना है स्टिच इन टाइम सेव्स 9? क्या मतलब? टाइम पे सिलाई कर लें तो बाद के जो 9 दफा सिलाई करनी होती है उससे बचा देता है। अभी के 5 मिनट घर जाके 1 घंटा पढ़ने से बेहतर है। अभी किताब खोलें और दोनों कंसेप्ट एक दफा मेरे भाई के कहने पे एक दफा 5 मिनट में निबट जाएंगे। लेकिन इस वक्त पढ़ना बहुत आपकी सोच से ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये 5 मिनट में आपने रीडिंग कर, और ऑनलाइन वाले भाईजान ये आप भी लेक्चर खत्म हो गया, अब आपने रीडिंग शुरू कर देनी है और रीडिंग करने के बाद अगला कोई काम करना, उससे पहले नहीं करना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।